Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics, today we understand about the chapter number 3, Poverty and Challenges for class 9th, and it is our second part. Our today's topic is poverty estimate. Second, vulnerable groups. Third, interstate disparities. And fourth point, causes of poverty, and last point is removal of poverty. नए टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे टेबल एस्टिमेट्स ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, जो तेंदुलकर मैथोडोलॉजी है उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा पॉवर्टी रेशियो में दिया हुआ है और नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस में दिया हुआ है। तो हम जब बात करते हैं ईयर 1993 और 1994 की, तो उस समय 50.7 के आसपास जो हमारी पॉवर्टी रेशियो थी रूरल एरिया में, और 32% के करीब हमारी जो पॉवर्टी थी वो अर्बन एरिया में थी। ओवरऑल कंट्री की जो पॉवर्टी थी वो 45%, यानी कि 45% लोग जो थे हमारा वो कहाँ रहते, पॉवर्टी के में रहते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नंबर्स में, तो ये जो पॉपुलेशन होती थी रूरल्स में वो पर 1000 या मिलियंस की अगर बात करें तो 329 मिलियंस ऑफ पीपल्स बिलोंग फ्रॉम द poverty, below the poverty line, and after that approximately 75 millions people of urban who are belong from the poverty। अगर ओवरऑल की अगर बात करें तो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें से 404 मिलियंस ऑफ पीपल बिलोंग फॉर द पुअर सिचुएशंस। तो ये गरीबी से बिलोंग करने वाले लोग थे उस सिचुएशन में। जब हम एज की बात करते हैं, वो टाइम की बात करते हैं 1993 और 94 की बात करते हैं। इसी तरीके से 2005 और 4 की अगर बात करें, 2004-5 की बात करें तो हमारा जो पॉवर्टी था थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, वो तकरीबन 42% रहा रूरल एरिया में और 26% रहा अर्बन एरिया में। लेकिन ओवरऑल बात करें तो यहाँ भी अभी भी ये ज़्यादा ही कंडीशन कह सकते हैं। लगभग 37% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग फ्रॉम द पॉवर्टी। लगभग 37% इंडियन पीपल्स कहाँ से बिलोंग करते थे? पॉवर्टी से बिलोंग करते थे। वहीं अगर नंबर की बात की जाए तो ये नंबर जो था रूरल एरिया में 326 मिलियंस था और वहीं अर्बन एरिया में 21 मिलियंस था। जो कि देखें तो थोड़ा सा अर्बन एरिया में पॉपुलेशन जो पुअरेस्ट होती थी या जो गरीब पॉपुलेशन थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई थी, गरीबी हमारी थोड़ी बढ़ गई थी 2004-5 में। और ये लगभग हमारा जो टोटल पॉपुलेशन था वो था यहाँ पे इस वक्त 407 मिलियंस ऑफ पीपल बिलोंग फ्रॉम द पॉवर्टी। वहीं अगर हम 9-10 की अगर बात करते हैं तो ये लगभग अगर पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी परसेंटेज रूरल एरिया में तो डिक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि उसका थोड़ा रीज़न रहा हमारा 5 ईयर प्लान्स वगैरह, जिसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे प्रोडक्टिव खासतौर से फार्मिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए थे, तो वो 34% आ गया था। और वहीं अर्बन में हमारी जो पॉवर्टी परसेंटेज थी वो कितनी थी, 21% थी। टोटल परसेंटेज हमारा डिक्रीज़ हो गया था लगभग 30%। तो यहाँ पे अगर देखें इसको नंबर्स में अगर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस की अगर बात करते हैं तो लगभग 278 million of people belong from the poverty in rural area and 76 millions of people belong from the poverty in urban area, and total हमारा जो था 355 millions of people belong from the poverty। तो ये एक सिचुएशन रही, एक टेबल है, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी, और इसकी स्टडी जो की गई थी, इसका जो सर्वे था वो 15-16 के अकॉर्डिंग है। अगर हम 11-12 की बात करें तो इस वक्त हमारे पास 26% ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया बिलोंग टू द पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी से बिलोंग करते थे, और साथ ही साथ 14% ऑफ पीपल फ्रॉम द अर्बन बिलोंग फ्रॉम पॉवर्टी। तो ओवरऑल हमारी जो पॉपुलेशन थी उस वक्त लगभग उसका 22% ऑफ पीपल बिलोंग फ्रॉम द पॉवर्टी, लगभग 22% पीपल क्या थे, गरीबी से बिलोंग करते थे। अगर से पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग रूरल एरिया की अगर बात करते हैं 217 और अर्बन एरिया की बात करते हैं तो 53 मिलियंस ऑफ पीपल बिलोंग फ्रॉम द पॉवर्टी, और इसमें ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 270 मिलियंस पीपल ऑफ बिलोंग फ्रॉम द पॉवर्टी। यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉवर्टी लाइन की बात चले। जब हम बात करते हैं, कहता है इन दिस वे in year 2015-16 of families of a 5 member live in the rural areas and earning the less than about the 4,860 रुपीज़ पर मंथ। अगर यहाँ हम बात करें 15-16 में तो 5 मेंबर्स की जो फैमिली होती थी जो रूरल एरिया में रहती थी उसकी जो मंथली इनकम होती थी वो केवल 4,860 रुपये यानी 4,860 रुपीज़ होती थी।
विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो क्या होती थी, पॉवर्टी लाइन से कम होती थी, यानी कि ऐसे लोगों को गरीब माना जाता था जिनकी मंथली इनकम इतना होती थी। नॉर्मली अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज वुड नीडेड द मिनिमम 7,035 रुपीज़ पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मली हम अर्बन एरिया की बात करें तो ऐसी फैमिली जिसके पास 7,035 रुपये हर मंथ में होते थे, तो वो उतने अमाउंट से केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाता था। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर। तो अब यहाँ पे क्या था, जो पॉवर्टी लाइन का डिसीजन रहा वो हर साल तो नहीं लेकिन हर 5 साल में डिसाइड करने का काम किया जा रहा था बाय द कंडीशन ऑफ सैम्पल सर्वे। किसके बेसिस पे? सैम्पल सर्वे के कंडीशन के बेसिस पे। आगे अगर हम बात करते हैं, द सर्वे आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO। इसके थ्रू इस सर्वे को करने का काम किया जाता था। जो हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे ये क्या करता था, पीरियडिकली कैलकुलेशन करता था कि हमारे लोगों की इनकम लेवल में क्या कंडीशन चेंजेस रही हैं, क्या बदलाव है लोगों के अपनी लिविंग हिट्स में। तो ये तमाम तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के साथ वो क्या करता था, एक सर्वे या रिपोर्ट तैयार करता, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का काम किया था। However, for making the comparison between the developed countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line। अगर देखें तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, बहुत सारे ऐसे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को यूज करता है जिससे वो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर सकता है। द मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर डे पर पर्सन, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हर एक व्यक्ति लगभग $1.9 अगर अर्न करता है तो वो इक्वालिटीज़ को मेंटेन करता है। यानी कि जो बाकी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनके यहाँ जो गरीब माना जाता है और हमारे यहाँ जो गरीब माना जाता है, अगर ये दोनों एक लेवल पे आते हैं तो वो उस इक्वालिटीज़ को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉवर्टी एस्टीमेट्स। जब पॉवर्टी एस्टीमेट्स की बात कर रहे हैं तो जैसा कि टेबल में क्लियर, देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। जैसा कि अपन ने टेबल में भी देखा कि वहाँ पे क्या है, एक सस्टेनेबल वे में यानी कि एक क्या सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे हमारी पॉवर्टी लाइन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अबाउट द 55% इन 1973 to till 30% इन 2009 and 10। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि हमारा जो पॉवर्टी है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो पहले 55% हुआ करता था 1973 में, अभी वो 2009 और 10 तक कहाँ तक पहुँच गया है, वो पहुँच गया है 30% तक। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 डिकेड्स। अगर देखें तो जो लिविंग है, जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग जी रहे हैं वो लास्ट 2 डिकेड में यानी कि 2 दशकों में यानी कि 1973 से लेकर 1933 तक उसमें बहुत सारे डिक्लाइनिंग हुई है, उसमें बहुत सारी कमियां आई गई हैं। यानी कि उनकी जो गरीबी है उसमें बहुत सारे बदलाव के रूप में देखे गए हैं। अब ये कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ अ पुअर रिमेंड स्टेबल। देखा ये गया है कि जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो एज इट इज़ ही है, स्टेबल है। यानी कि मोर दैन 300 मिलियंस ऑफ द फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड। अगर देखें तो ज़्यादातर काफ़ी टाइम से लगभग 300 मिलियंस पीपल से ज़्यादा क्या है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, पॉवर्टी से बिलोंग करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स की। हम जब इस ग्रुप की बात करते हैं यानी कि वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर बात करते हैं, ये ऐसा ग्रुप होता है जो आर्थिक रूप से बहुत ही पीछे होते हैं, कि करिए गरीब किस्म के लोग होते हैं। द पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन बोथ आर द कोरिलेटेड। पॉवर्टी और ऑक्यूपेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे भाई, अगर आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है या आप बेहतर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं तो आपकी पॉवर्टी भी नहीं होती, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा काम करके ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं है तो सिचुएशन में इनकम जो आपकी होनी है वो अच्छी नहीं होगी, और जब इनकम अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर
नहीं कर सकते। तो यहाँ पे से कह रहा है कि पॉवर्टी और ऑक्यूपेशनल दोनों क्या एक दूसरे से कोरिलेटेड है। द मोस्ट ऑफ द पीपल पुअर पीपल इंक्लूड द एग्रीकल्चर। ज़्यादातर देखा जाए ज़्यादातर जो पुअर पीपल हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस एरिया में वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर या लेबर कॉज कैजुअल लेबर होते हैं। ये ऐसे लेबर होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि चौराहे पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, आपको जब काम कराना होता है तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ लोगों को उठाते हैं और चले जाते हैं, लेके घर पे काम कराते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, कैजुअल लेबर इनको बोलते हैं। और साथ ही साथ या तो फिर वो खेती करने वाले लोग होते हैं। द ट्राइबल्स एंड द डिसेबल और द फिजिकली चैलेंज्ड। तो जो गरीब लोग होते हैं या तो वो आदिवासी क्षेत्र के होते हैं, ऐसे क्षेत्रों से जहाँ पे डेवलपमेंट एकदम नहीं होता है, जहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं अच्छा मिल पाता है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और वो फिर क्या होते हैं, कैजुअली देखें तो वो पुअर होते हैं। साथ ही साथ अगर कैजुअल लेबर की बात करें तो ये ऑन डिमांड वाले होते हैं। ये लेबर जाते हैं, आप इनसे नॉर्मली देखें तो जब डिमांड पे ये जाते हैं, जब से इनको पूछा जाता है, फिक्स लेबर नहीं होते। फिक्स लेबर में क्या होता है, उनकी जॉब पक्की होती है, लेकिन कैजुअल लेबर की जॉब पक्की। तो जैसा कि मैंने कहा कि कैजुअल लेबर और ट्राइबल पीपल या फिजिकली क्या होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, फिजिकली चैलेंज पर्सन होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर होते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादातर इंडिया में क्या है, पुअर है। तो अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, द एग्रीकल्चर लेबर्स होल्ड्स हाउसहोल्ड्स constitute 25% ऑफ अ टोटल लेबर हाउसहोल्ड्स। अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात, इंडियन प्लानिंग कमीशन की बात करें तो जो अपने यहाँ जो एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं, यानी कि जो जमींदारी प्रथा या जमींदार किस्म के या जिनके पास बहुत सारे घर हैं, जो मतलब ज़मीनें हैं जहाँ पे वो फार्मिंग करने का काम करते हैं, उसमें कह रहा है कि वो लगभग 25% जो होते हैं ऐसे लेबर को मेंटेन करते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर से। अगेन एग्रीकल्चर लेबर हाउसेस constitute the 25% of the total labor households, and these are 57.6% lived below the poverty line। और इसमें से भी कहता है कि जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड लोग होते हैं उसमें से अगर देखें तो ज़्यादातर 57.6% लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। In those states where the agriculture laborers from a great shares, poverty is also the higher। अगर देखें तो उन स्टेट्स की बात करें जहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अगर पॉवर्टी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है पॉवर्टी में वो किसका है, पुअर, खासतौर से जो उन लेबर्स का है जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। यानी कि ऐसे लेबर जो होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती, वो ज़्यादातर खेती के कामों में ही क्या होते हैं, लगे रहते हैं। In case of urban poor, the poverty occurs the primarily due to the outflow of the rural poor into the urban area। अगर देखें तो जो अगर हम शहरी गरीबों की बात करते हैं, यानी कि इन केस ऑफ अर्बन पॉवर्टी की अगर जब बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या कि ये वो लोग होते हैं जो खासतौर से कहाँ से गए होते हैं, आउटफ्लो ऑफ रूरल पुअर इनटू द अर्बन एरिया। ये जो गरीब, जो रूरल पुअर हैं, ये क्या करते हैं, अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्बन एरिया में पहुँच जाते हैं। तो अर्बन एरिया में उनके ना रहने का ठिकाना होता है, ना खाने का ठिकाना होता है। वो अपनी स्टैंडर्ड, अपनी सिचुएशंस को बेहतर करने के लिए अर्बन एरिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी सिचुएशन वहाँ के हिसाब से बहुत बेहतर नहीं होती। इस वजह से वहाँ पे भी वो क्या होते हैं, पुअर कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, और वो एक बड़े रीज़न होते हैं पॉवर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। The casual workers of unemployed daily basis earns domestic servants, rickshaws, pullers, hotel and restaurants workers fall in the categories of the urban poor। तो अगर हम बात भी करते हैं अर्बन पुअर्स की, तो इसमें हमारे रिक्शा वाले आ जाते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट जो घरों में काम करने वाले होते हैं, डेली बेसिस अर्नर जो होते हैं, जो चौराहे पे कहीं खड़े हो जाएंगे, उनको काम मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेंगे। इसके साथ पुलर जो आपने देखा हुआ ठेले वगैरह खींचने वाले होते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में जो वर्कर काम करने वाले होते हैं, ये लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, इस पॉवर्टी जो हम कह लेते हैं कि जो हमारी अर्बन पॉवर्टी है उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। तो सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट vulnerable द पॉवर्टी आर द शेड्यूल कास्ट। अगर देखें तो उन सोशल ग्रुप्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या कमज़ोर लेवल पे आते हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट ज़्यादा आते हैं।
इन शेड्यूल्ड या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउसेस, यानी कि SC ST वाली जो सिचुएशन होती है, इस क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग या इस रीजन्स क्या बोलते हैं, इस कॉस्ट से बिलोंग करने वाले लोग इसमें ज़्यादा थे। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम विद इन अ फैमिली। अब इन ग्रुप्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, इनइक्वालिटीज़ होती है। किसमें? इनके इनकम लेवल में, जो ये इनकम अर्निंग करते हैं उसमें क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ होती है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर्स बट द वुमेन्स, एल्डरली पीपल्स एंड द फीमेल इन्फेंट्स सफ़र मोर देन अदर्स। तो नॉर्मली देखें तो जो हमारा पुअर फैमिली है उसमें तो देखें सभी लोग सफ़र करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करने का काम होता है वो औरतों का होता है। बड़े बुजुर्गों सफ़र करते हैं और साथ ही साथ जो फीमेल इन्फेंटिस होती है, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना, क्योंकि उनको खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। बच्चे डेथ कर जाते हैं बहुत ही लेस दैन 1 ईयर या 2 ईयर्स के बीच में ही, मोस्ट ऑफ टाइम लेस दैन 1 ईयर्स के बीच में ही वो बच्चे सब मर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा क्या करना होता है, सफ़र करना होता है। अब बात करते हैं इंटर स्टेट, बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें डिफ़र होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नॉर्मली कहते हैं वी हैव स्टडीज़ दैट अप्रॉक्स 26% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर देखा जाए तो जैसा स्टडी किया गया है उससे ये पता चलता है कि लगभग 26% ऑफ पीपल्स जो इंडिया के हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बट द proportions of the poor people is not the same in every state। लेकिन जो रेशियो है गरीबी का, जैसे हमने कहा 26%, तो हम ओवरऑल इंडिया की बात करें 26% लोग क्या है यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, लेकिन ये 26% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो हर स्टेट में ऐसा नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है। उड़ीसा और बिहार की बात करें तो उड़ीसा एंड बिहार कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47%। तो बिहार और उड़ीसा हम देखें तो यहाँ पे जो पॉवर्टी रेशियो वो क्या है, लगभग 47% है एंड 43%। बट द स्टेट लाइक केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा हैज सक्सीडेड इन द रिड्यूसिंग द पॉवर्टी लाइन। इन स्टेट्स ने क्या किया, इन स्टेट्स ने सफलता पाई है अपने यहाँ की गरीबी को कम करने में। जब हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हैव द अचीव this through the agricultural development, whereas the Kerala was focused the more human resources developed। अब पंजाब और हरियाणा ने क्या किया, पंजाब और हरियाणा आपको पता है अपने एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फेमस होते हैं, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोसीजर्स को डेवलप करने का काम किया, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है उसमें उन्होंने साइंटिफिक फॉर्मेशन को या जो मॉडर्नाइजेशन है उसको लाके उस अपने फार्मिंग को डेवलप करने का काम किया। लेकिन वहीं केरला की अगर बात करें तो केरला एज अ फोकस द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम किया, लोगों को तो स्किल देने का काम किया। डू यू नो द केरल हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ऐसा क्या आपको पता है, क्या आपको पता भी है, आई थिंक सो पता ही होगा कि केरला क्या है, केरला एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल हैज़ रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू द वेरियस लैंड रिफॉर्म्स मेजर लाइक लैंड सीलिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लैंडलेस टू द लैंडलेस। तो नॉर्मली यहाँ पे बंगाल ने क्या किया, बंगाल ने अपनी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए पॉवर्टी को जो रिमूव किया उसने अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू रिमूव किया। जैसे लैंड सीलिंग की बात करें, उसके साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडलेस। तो लैंडलेस लोग जो थे जिनके पास, यानी कि वो फार्मर्स जो काम तो करते थे लेकिन उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती, तो उनको क्या किया गया, ज़मीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया, ऐसे लोगों को ज़मीन देने का काम किया गया जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव अचीव्ड द सक्सेस थ्रू द प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया, जो प्रॉब्लम उनके यहाँ थी पॉवर्टी की, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने पीडीएस सिस्टम को
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का काम किया। पीडीएस सिस्टम में क्या था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती, जो फैसिलिटीज़ देना चाहती, जो फूड से रिलेटेड या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम होती थी, खासतौर से ट्राइबल पीपल्स को, उन लोगों के लिए उन्होंने पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या किया, पीडीएस सिस्टम को बेहतर बना के उन लोगों तक वो जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको पहुँचाने का काम किया, जिससे वो बाकी अपने आप को डेवलप्ड कर सकें। दीज स्टेट्स हैव लेट एम्फेसिस ऑन द फूड सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको कहा, इनका जो फोकस रहा किस चीज़ पे रहा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों भाई, जब कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का डेवलपमेंट होता है। जब हम खाएंगे पिएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, खाने पीने की फैसिलिटीज़ हमारे पास होगी, तो हम बेहतर से बेहतर आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं और बेहतर से बेहतर फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में। जब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करें तो पहला ब्रिटिश रूल इसका सबसे बड़ा रीज़न था। क्यों भाई, आपको पता है ब्रिटिश रूल लगभग 200 सालों तक हमारे पास, उन्होंने हमारे ऊपर रूल करने का काम किया। तो उन्होंने अपनी बेनिफिट्स को फोकस करते हुए हमारे जो अपने रिसोर्सेज थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने हमें क्या किया, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया मोर देन 100 ईयर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लगभग 100 ईयर्स से ज़्यादा हमारे यहाँ रूल करने का काम किया। The British rule traditional industries for instance textile flourished in India। ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, हमारे पास जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर लें जिसमें टेक्सटाइल था और हैंडीक्राफ्ट था, वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा था, मतलब वो ग्रोथ कर रहा था। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल में एक प्रॉब्लम आई। क्या आई भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसीज टू डिस्करेज द सच इंडस्ट्रीज। जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट थी, जो हमारी बिजनेस अच्छे से फल फूल रहे थे, उनको उनकी पॉलिसी ने, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने क्या किया, डिस्करेज करने का काम किया। उन्होंने क्या किया, हमारी जो वर्ल्ड वाइड फेमस टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी उस पर हैवी टैक्सेस चार्ज करने शुरू कर दिए। हमारे जितने भी प्रोडक्शन थे उस पर टैक्सेस चार्ज शुरू कर दिए। जब टैक्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगाना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर थे वो अपनी ज़रूरत के अलावा बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जितना प्रोड्यूस करते उनको उतना ज़्यादा टैक्सेस देना, चाहे वो सामान बिकता या नहीं बिकता। तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरीके का डिस्करेज करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स पॉलिसी ने। दिस लेफ्ट द मिलियंस ऑफ द वेवर्स पुअर। और ये पॉलिसी ने क्या किया, बहुत सारे वेबर्स को पुअर बना के रख दिया। जो टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले लोग थे या जो टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने वाले लोग थे, जो खुद ही घरों पे बनाते थे, उनको भी इसने क्या किया, पुअर कर दिया। इवन आफ्टर 50 years of the independence India we can find the major section of the people engaged in the handicraft। आज़ादी के 50 साल बाद भी इंडिया में अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि 50% से ज़्यादा भी, लगभग बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो आज भी क्या है, हैंडीक्राफ्ट से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो हम अभी भी क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। जैसे आप देखें तो हम बहुत छोटा सा एग्जांपल गोरखपुर में, हुमायूंपुर में आप चले आइएगा, जो गोरखनाथ वाली मंदिर है उससे रास्ते जो सामने से जो रास्ता निकलता है, वहाँ पे आपको मशीनें जो वुलेंस वाले वर्क हैं वो मशीनें चलती हुई मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप बनारस में चले जाइए तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आज भी की जाती हैं। अब हम बात करते हैं रूरल इकॉनमी की। रूरल इकॉनमी की जब बात करते हैं तो इंडियन इकॉनमी इज़ द प्रीडोमिनेटली ऑन द रूरल इकॉनमी। अगर इंडियन इकॉनमी की भी अगर इसमें से जोड़ते हैं तो इंडियन इकॉनमी पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर रहती है, रूरल इकॉनमी के ऊपर निर्भर रहती है। एज सच अ मेजर प्रोडक्शन ऑफ अ प्राइमरी गुड्स। इसका सबसे रीज़न क्या है, प्राइमरी गुड्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ किया जाता है। इन इंडिया 64% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे अपने टोटल पॉपुलेशन की लगभग 64%, जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं इंडिया लिव्ड इन विलेज, इंडिया कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तो लगभग 64% ऑफ अ पीपल बिलोंग और इंगेज इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज नॉट ओनली द 1/3। लेकिन अगर देखें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे अपने नेशनल इनकम में वो 1/3 से भी कम है। इट्स मीन्स दैट अ डिस्पर्टीज डिस्पाइट इंडिया बीइंग्स द प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इस तरीके से अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है कि इंडिया पूरी तरीके से क्या है, एक
एग्रीकल्चरल कंट्रीज है. इट इज़ वेरी मच बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट्स, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है किसमें, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल आउटपुट में. यानी कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है, खेती काम करने का कोशिश करता है, खेती का काम करता है. लेकिन आज भी क्या है, इससे जो आउटपुट हमको जिस रेशियो में मिलनी चाहिए, जिस तरीके की मिलनी चाहिए, उस तरीके का आउटपुट हमको नहीं मिलता है. और साथ ही साथ हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है या प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बैकवर्ड है. अब हम बात करते हैं हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है. और आज के टाइम में देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होने से, हमारे पास अच्छी इक्विपमेंट्स या फिर कहिए कि अच्छे फैसिलिटीज़ होने की वजह से जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है हमारा. और साथ ही साथ देखें तो नाउ इन दिस टाइम वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन. जैसा कि यहाँ पे लाइन भी कहता था, पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली. द मेन फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर इट्स शार्प फॉल्स इन डेप्थ. इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो डेथ पहले थी, डिक्लाइन जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई. द डेथ रेट बट बर्थ रेट, स्टेबल बर्थ रेट, केवल डेथ रेट नहीं, जो बर्थ रेट स्टेबल है वो भी. जैसे इन्फेंटिस पहले होती थी, बहुत बच्चा साल भर 6 महीना 5 महीने में क्या होता था, एक्सपायर करता, वो नहीं करता. जो बुढ़ा पहले हमारा जो एज था वो लगभग 39 ईयर्स को ही एवरेज एज मान लिया था कि भैया हमने 39 ईयर्स लीव कर लिया, हम जी गए. लेकिन आज के टाइम में वो एज कहाँ पहुँच गई, वो पहुँच गई है 70 ईयर्स के अप्रॉक्स. तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि हमारे यहाँ अब क्या है, आने वालों की तो पॉपुलेशन, आने वाले तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जाने वाले हैं वो भी थोड़ा सा देर से आते हैं. यानी कि डेथ रेट क्या डिक्लाइन हुआ है. और साथ ही साथ ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन वॉज 1.1% इन 1951 to 51 rose to 1.64% in 2011. जो पहले 1941 to 51 में हमारा जो ग्रोथ रेट था, यानी पॉपुलेशन की वृद्धि जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 1% थी. लेकिन आज के टाइम में 11 की अगर बात करें तो 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है वो है टोटल 1.64%. In 2011 the population rose to 1,210.2 millions as against the 361 millions in 1951. अगर देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन 1951 में थी वो लगभग थी 361 मिलियंस. लेकिन आज के टाइम में 2011 की अगर बात करते हैं तो ये हो गई है 1,210.2 मिलियंस. तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है हमारे पॉवर्टी का. आगे हम चलते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे ये भी कहता है दिस प्रेशर ऑफ अ पॉपुलेशन जॉब as a big block to economic development. अगर देखें तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जनरेट करता है. देखिए जिससे क्या है कि जब हमारे पास वर्क्स कम होंगे और वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो सिचुएशन में क्या होगा, हमारी इकॉनमी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, हम लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे. जहाँ अगर देखें हमारे पास अगर मैं 10,000 रुपये कमाऊँ या कुछ भी 10 लाख रुपये कमाऊँ तो उसके हिसाब से अगर मेरे पास लोग हों या ज़्यादा लोग होंगे तो हमारा क्या होगा, जो प्रेशर होगा, इकोनॉमिकल प्रेशर वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा. अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या है, हमारा जो ग्रोथ इकोनॉमिकली होना चाहिए वो पूरी तरीके से इकोनॉमिकली ब्लॉक्ड हो गया. डेवलपमेंट हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे. इन स्पाइट ऑफ द एन इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो. जिसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है, टोटल प्रोडक्शन हम कितना भी कर लें, प्रोडक्शन भी हमको बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी हमारी क्या है, बहुत ही कम है. आगे जब हम बात करते हैं तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अब क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या कहता है, तो विद द कंसिस्ट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन देयर हैज़ डेवलप्ड a situation of a chronic unemployment and अंडर एम्प्लॉयमेंट. जिससे कहता है कि देखिए जैसे जैसे अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती चली जा रही है, एक सिचुएशन जनरेट हो रही है कि हम अब क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं या उनकी जॉब जा रही है. ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अ लैंड पर हेक्टेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड डिक्रीजेज. अगर देखें पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या है, अब
पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है कि जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इंक्रीजिंग, मतलब उस पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी उस तरीके से नहीं कर पा रही है। यानी कि अब हम जहाँ पहले 1 हेक्टेयर में हम 4 क्विंटल 10 क्विंटल की प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे थे आज के टाइम में, अब पॉपुलेशन के बढ़ने से तो वो भी और क्या हो रही है और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिससे हम देखें तो फर्टिलिटी भी धीरे धीरे हमारे, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं भाई, जब ज़्यादा हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी वो धीरे धीरे वो भी रिड्यूस होती चली जा रही है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कहता है ड्यू टू द डिवीजन ऑफ अ लैंड प्रोडक्शन देयर इज डिक्रीजिंग, जिसके कारण क्या है जो लैंड प्रोडक्शन है वो भी क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उसको भी धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज होना शुरू हो गया है। अब उसके साथ क्या कह रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट में आपको एक बार बता दूँ, इकोनॉमिक्स में पहले दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था कि ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे हमें 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 10 से अधिक लोग, 10 से 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। छोटा सा एग्जांपल आज के टाइम में आपको दिख सकता है मनरेगा वाले में। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि मनरेगा का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 50-60 लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों की जो ज़रूरत है, यानी 40 लोग अगर 50 लोग काम कर रहे हैं 10 लोगों की रिक्वायरमेंट की जगह पे, तो जो 40 लोग हैं वो 40 लोग अनयूजफुल हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर उनको काम अगर दिया जाता है तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड सिचुएशन रहते हैं, वही किस तरीके के डिज़ाइन अनएम्प्लॉयमेंट में। आगे हम बात करते हैं लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रियाँ कम है हमारे यहाँ। तो इंडिया इज़ अ वेरी बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है उनके कंपेरिजन की अगर बात करें तो उसके कंपेरिजन में हमारा जो अपना इंडिया है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही पीछे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही पीछे है। द हार्डली 3% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हमारी टोटल पॉपुलेशन की जो काम करना चाहती है उसका केवल 3% ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है। वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे टाटा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, तो वहाँ पे केवल 3% हमारी पॉपुलेशन के लोग इन्वॉल्व हैं। नो डाउट द कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप, क्लोथ्स, शुगर, लेदर, ऑयल एक्सेट्रा have developed to the large extent, but a capital and the producer goods industries have not developed properly। अगर देखें तो हम अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो उसमें हम सोप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेदर को प्रोड्यूस कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इस जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, लेकिन अगर हम बात कर लें जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं इसे कहना कि हैव डेवलप्ड to the large extent, but the capital and the producer goods, जैसे हम वाले मशीनरी की बात कर रहे हैं, जिससे हम किसी गुड्स को बनाने का काम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नॉट येट बी डेवलप प्रॉपरली। हम इनका डेवलपमेंट नहीं कर, हमारे यहाँ जो जरूरी कंज्यूमर गुड्स हैं उसको बनाने वाली इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लेकिन मशीनों को, टेक्नोलॉजी को जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज हमारे पास डेवलप नहीं हुई। वी स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन द फॉरेन कंट्रीज। इसकी वजह से हम क्या है, हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर हैं। और विद द रिगार्ड टू द दीज इंडस्ट्रीज़, किसके लिए, उन मैकेनिज्म इंडस्ट्रीज़ के लिए जिसके थ्रू हम नए प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, उसके लिए हम आज भी क्या है, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो है हमारा सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स लाइक illiteracy, the large size of a family, law of inheritance and caste systems are also the responsible for the prevalence of the poverty rate in people। तो नॉर्मली देखें तो सोशल फैक्टर्स भी है हमारे यहाँ, ऊंच अमीरी, गरीबी, बड़ी जात, छोटी जात, बड़ी साइज़ की फैमिली, ठीक है, बड़े कम पढ़े लिखे लोग, ये तमाम तरह के रीजंस बन रहे हैं कि जब कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनके पास स्किल कम होता है, या वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बड़े स्केल तक नहीं ले जा पाते, तो प्रॉब्लम बनी रहती है। इवन बड़ी फैमिली होने की वजह से क्या होता है, लोग जितना कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं, इससे वो बचा नहीं पाते हैं। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम है। कास्ट सिस्टम भी इसमें कहा था कि कोई बड़ी जात का है, कोई निची जात का है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप जनरेट करता है, जिसकी वजह से लोगों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, और ये भी एक रीज़न है हमारे यहाँ अपनी पॉवर्टी को रिमूव न कर पाने का। जब हम बात करते हैं आगे, अब अगला पॉइंट हमारा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को रिमूव करने की जो सिचुएशन है उसमें क्या है।
तो नॉर्मली क्या है, सिंस इंडिपेंडेंस रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वंस अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आज़ादी के बाद से ही हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वो रिमूव ऑफ पॉवर्टी रहा है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी रहा है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड broadly on two plank promotions of economic growth and targeted anti-poverty program। तो इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो दो मेन स्ट्रैटेजी बना रखी है उसमें ये है कि पहले तो पुअर लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया जाए, कंट्री के ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए जिससे कि पॉवर्टी रिमूव हो, और साथ ही साथ दूसरा तो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को चला के सीधे सीधे ऐसे प्रोग्राम को चलाना जिससे पॉवर्टी को रिमूव करने का काम किया जाए। अब इसमें आता है टेकल डाउन इफेक्ट्स, यानी कि जो हमारा प्लान है उसका जो इफेक्ट है वो बहुत धीमा हो रहा है, बहुत जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। अंडर दिस द गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉवर्टी को रिमूव करने के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेस है उसको रिमूव करने का काम किया जाए। ठीक है, जो दबाव है, प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको कम से कम करने का काम किया जाए, उस पर स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया जिससे हम क्या कर सकें, फार्मर्स को जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी चीज़ें उसको प्रोवाइड करा सके। तो जैसा कहा था अंडर दिस गवर्नमेंट द लेट्स अंडर दिस यानी टैकल डाउन इफेक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किधर की तरफ कर दिया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की तरफ कर दिया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट वॉज एज्यूम दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर वुड बी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम which would lead to rapidly economic development। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि ये एज्यूम किया गया, भाई क्या एज्यूम किया गया कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से क्या होता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अगर हम क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं तो उस चीज़ में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्रिएट होती है। यानी कि अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं और एग्रीकल्चरल में जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, और साथ ही साथ इनकम लेवल भी हमारा बढ़ता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं या इंडस्ट्रीज़ होती है उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होती है। आगे हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के दो तरीके लोग, एक वो व्यक्ति होता है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयड होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो काम ही नहीं करना चाहता वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। द अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क at a prevailing wages but does not find the any gainful work। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने का इच्छुक है एक फिक्स रेट पे या एक डिसाइडेड रेट पे, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। जैसा कि हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, थर्ड पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट्स में कहता है इट इज़ एज्यूम दैट द बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी वुड family tackle down to the other section of across the country, particularly the poor ones। This is also known as a tackle down effect। तो नॉर्मली यहाँ पे जो कहता है कि इट वॉज एज्यूम दैट, ऐसा देखा गया है कि द बेनिफिट और टू द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर हम बेनिफिट क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही देते हैं तो फाइनली टैकल डाउन टू द अदर सेक्शन, जो क्या करता है दूसरे सेक्शन को टैकल डाउन करने का करता है, उनके ग्रोथ को स्लो कर देता है। अगर हम मान लीजिए क्या है कि हम किसी पॉलिटिशियन फैमिली की बात करें, हम उस सारा बेनिफिट उसको देते हैं तो वो क्या रहा, उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा लेकिन दूसरे का ग्रोथ उसके साथ नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन भी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द टैकल डाउन इफेक्ट। इसको टैकल डाउन इफेक्ट के रूप में भी देखते हैं। तो ये पहला हमारा स्टेप था जिसमें टैकल डाउन इफेक्ट की बात की जाती है जो रिफॉर्म्स के लिए किया गया था। दूसरी की बात करें लैंड रिफॉर्म्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स करने का काम किया। लैंड रिफॉर्म्स के सेंस में क्या किया उन्होंने, जैसे हमारे पास पहले जमींदारी पता थी, तो ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज और ब्रिटिशर्स of the Britishers there was a huge gap between the income of rich and poor। ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या रहा कि जो इनकम लेवल था हमारे ब्रिटिशर्स मतलब रिच और पुअर्स के, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसी थी जिसे आपको मैं बता दूँ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अगर वो 25% अगर टैक्स मांगते तो वो मांगते किससे थे, वो मांगते थे वहाँ के किंग से, एम्परर से। तो वो एम्परर जमींदार जो उसने बैठा रखे थे, जो लैंड्स के एक ऑनर्स के रूप में उसने बैठा रखा था, उनसे वो डिमांड करता, और वो क्या करता, फार्मर्स डिमांड करता।
और फार्मर क्या करता, उसके पास जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 25% इनको देता। लेकिन वो जो डिमांड थी, अगर ब्रिटिशर्स 25 करते तो 30% या 35% हमारा किंग करता, एम्परर करता, और अगर वो 30 to 35 करता तो 40 to 50% हमारा लैंड लॉट कर लेता, ठीक है, या फिर 70% तक। लगभग उनको बस उतना ही मिलता था जो फार्मर थे, जिससे वो अपनी लिविंग्स को किसी तरीके से मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से क्या रहा कि जो रिच पर्सन थे वो और रिच होते जा रहे थे और हमारा जो फार्मर होता था वो और भी पुअर होता था। द wealth and other resources like a land was the constructed in the hands of a few. अभी यहाँ पे अगर वेल्थ की बात करें या रिसोर्सेज की बात करें तो जो रिसोर्सेज वगैरह हुआ करते, यानी कि लैंड का जो ऑनर होता था वो कुछ ही लोग होते थे, बहुत बड़े लैंड के कुछ ही लोग ऑनर होते थे, यानी कि जो फार्मर होता था वो ज़्यादातर लैंडलेस होता था। In order to reduce the gap, the government introduced the following land forms. अब इस प्रॉब्लम्स को, जो गैप हमारा जनरेट हो रहा था कि फार्मर के पास अपनी लैंड नहीं होते थे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो रेंट के रूप में पे कर देता था, तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने निकले एवोल्यूशंस ऑफ द जमींदारी सिस्टम। से जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया, लैंड सीलिंग करने का काम किया, यानी लैंड्स को प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर्स में ले आके उसको एक फॉर्मेशन में लाने का काम किया। इसके साथ साथ फिक्सेशन ऑफ अ रेट, उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने रेट को फिक्स करने का काम किया, जिससे जो हमारा फार्मर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। आगे हम बात करते हैं, अब आता है थर्ड पॉइंट, दैट्स अ प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए ज़्यादातर जो प्रोडक्टिविटी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, वो देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाले प्रोडक्ट से ही होती है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच एम्प्लॉय द मोर लेबर्स एंड लेस मशीनरी। तो जैसा कि है लेबर इंटेंसिव होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव होने की सिचुएशन में क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, न कि मशीनरी। आर बीइंग इनकरेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंकरेज करने का बेनिफिट क्या रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। द गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व सम प्रोडक्ट सोली फॉर दीज इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ से ही लेना या इनके लिए रिजर्व कर दिया कि भाई आप ये कुछ प्रोडक्ट आप ही केवल बनाएंगे, जिससे क्या रहा, इनका प्रमोशन भी हुआ और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड। बात अगर करते हैं इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट की, अगर बात होती है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर की बात होती है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, पुअर और रिच के बीच में जो गैप था उसको रिड्यूस करने की जब बात आई तो गवर्नमेंट मेड एन अटेम्प्ट थ्रू द इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट हैज़ बीन डन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट को करने का काम किया। उन्होंने क्या किया, द टैक्सेस ऑफ अ रिच एंड मिडिल क्लास, उन्होंने टैक्सेस लगा दिए अमीर और मिडिल क्लास के लोगों को। द टैक्सेस इज टू बी कमोडिटीज़ ऑफ अ फिक्स लग्जरियस कंजप्शंस, वो टैक्सेस लगे किस पे, लग्जरियस कंजप्शंस, यानी कि वो आइटम जिससे हम लग्जरियस होने का या अनुभव करते हैं, लग्जरियस चीज़ से BMW हो गया लग्जरियस है, AC वाले कमरे लग्जरियस सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, हैवी सोफे जो बहुत कहते हैं कि आरामदायक होते हैं वो लग्जरियस चीज़ को मेंटेन करते हैं। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। द सब्सिडीज़ द प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल गुड्स इज़ अ लोअर इनकम ग्रुप, और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोअर इनकम ग्रुप है यानी कि ऐसे लोग जो जिनकी इनकम बहुत कम है, उन लोगों को दी जाने वाले जो प्रोडक्ट है उस पर सब्सिडीज़ लगाने शुरू कर दी। जैसे आपको पता होगा हमारे पास जो आज के टाइम में LPG आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, इसके साथ साथ अगर देखें तो गवर्नमेंट ने केरोसिन, राइस, वीट, इन सभी चीज़ों पे सब्सिडी लगा के हमको कम रेट पे देने का काम किया, जिससे हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी तरीके से पूरी हो सके और धीरे धीरे हम अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डेली कंजप्शन पे खर्च न करके अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने का काम करें। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.